हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनाते हैं। देखो, इस वीडियो में नर्सिंग डायग्नोस सीखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो हम जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे एनसीपी कैसे बनाते हैं। ठीक है, और जो नर्सिंग डायग्नोस है, एनसीपी हो गया, ये हमारे नर्सिंग एग्जाम हो गया एमएसएन का। ठीक है, फंडामेंटल मतलब नॉर्मली वोमिटिंग, डायरिया या फीवर, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बट जब तुम सेकंड ईयर में आओगे, एमएसएन पढ़ोगे या थर्ड ईयर में आओगे, तो उसमें एमएसएन में हर डिसीज कंडीशन के लिए हमें नर्सिंग डायग्नोस एनसीपी बनाने के लिए बोला जाता है, और ये 15 मार्क्स या 10 मार्क्स में जरूर आता है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनाना है। ठीक है, मैं एक बता के दिखाती हूँ। देखो, मैं फीवर का बताती हूँ, फीवर का कैसे बनाना है, और मतलब हर डायग्नोस इसी तरीके से बनाते हैं। एक मैं फीवर का बनाकर दिखाती हूँ। देखो, अल्टर्ड, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये मतलब शुरुआत में ऐसे लिखते हैं, या कुछ भी हो, मतलब हम जो नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं ना, उसके भी तरीके होते हैं। जो कोई भी डिसीज कंडीशन, उसके मेन 2 प्रायोरिटी में लिखने हैं। वैसे लिख सकते तो सारे लिख लेना, मेन 2 मतलब कि 5 या 6। ठीक है, पता हो तो, अगर नहीं पता तो मेन 2 प्रायोरिटी में लिखने हैं। उसके बाद जो मैं तुमको ये भी बताऊंगी कि तुम पहले 2 तो प्रायोरिटी में लिखना, और जो अगले 3 या 4 है उनको तुम हर किसी डिसीज कंडीशन में कॉमन लिख सकते हो। ठीक है, देखो, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर इधर लिख दिया, ये कोई साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब कि उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब किससे रिलेटेड हो रहा है, ये जो वर्ड है ना रिलेटेड, ये कंपल्सरी वर्ड है। ठीक है, रिलेटेड टू लिख सकते हो या ड्यू टू लिख सकते हो, पर ड्यू टू हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट कोज पता हो कि इस डिसीज कंडीशन का एग्जैक्ट कोज क्या है। जब हमें नहीं पता तो हम रिलेटेड टू लिखेंगे। ठीक है, तो रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ये क्या हमारा एक कोज है, भाई हमको इन्फेक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड और लिखेंगे, मतलब ये फॉर्मेट है नर्सिंग डायग्नोस लिखने का, एज एविडेंस वाई। ये हम हर नर्सिंग डायग्नोस में फॉलो करते हैं, एज एविडेंस वाई। ये जो वर्ड है एज एविडेंस वाई, और जो ये है रिलेटेड टू, ये हर किसी में कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब एज एविडेंस वाई, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब हम ये पता किससे क्या क्या एविडेंस था, हमने पता किया, फॉर एग्जांपल हमने थर्मामीटर यूज करके। ठीक है, बाय यूजिंग थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर का यूज करके हमने बॉडी टेम्परेचर का पता किया, या हम बोल सकते हैं कि पाल्पेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमें लिखना है कि किस एविडेंस से वो करना है। अब दूसरा, अगर हमें मतलब कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्यूट पेन होता है, बुखार के टाइम दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्यूट पेन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्यूट पेन। ठीक है, एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और एक होता है क्रोनिक। ठीक है, ये हमारे पेन के तरीके होते हैं, एक उसमें ड्यूरेशन के बेस पे एक्यूट और क्रोनिक होता है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। तो एक्यूट पेन हो रहा है। ठीक है, इसमें रिलेटेड टू क्या है, डिसीज कंडीशन, हमारा जो डिसीज प्रोसेस है। ठीक है, तो ठीक है, और एज एविडेंस वाई, किसके एविडेंस से पता चला। ठीक है, किस चीज से पता चला हमको कि भाई इसको एक्यूट पेन हो रहा है, किससे पता चला, एज एविडेंस वाई पेन रेटिंग स्केल। ठीक है, भाई पेन रेटिंग स्केल होता है, उससे पता किया। नहीं तो किससे पता किया, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बाय फेशियल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, इसको ना लिखकर फेशियल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। ओके, आया समझ में, इस तरीके से हम नर्सिंग डायग्नोस लिख सकते हैं। अब देखो, इधर ये जो अल्टर है ना, इसकी जगह ना हम और कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हम अपना जो बेसिक डायग्नोस है किस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे कि डिफिकल्टी हो गया। ठीक है, जब तुम आगे अलग अलग पढ़ोगे ना, अलग अलग डिसीज कंडीशन के, उनमें पता चलेगा। ठीक है, अल्टर्ड हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। ओके, इम्पेयर्ड मतलब जैसे कि एक बताती हूँ मैं, इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और डिस्टर्ब लिख सकते हैं, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। तुम आगे पढ़ोगे, तुमको तभी आएगा समझ में। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम।
और बहुत की चीजें है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो रिलेटेड टू है ये हमारा कंपल्सरी वर्ड है, हर किसी के अंदर लिखना है रिलेटेड टू। ओके, रिलेटेड टू। अब यहाँ पर लिखना होता कॉज, कॉज क्या, कोई भी डिसीज करने कुछ भी कॉज हो वो यहाँ पर लिखना है। एज एविडेंस वाई ये भी हमारा कंपल्सरी वर्ड है, ठीक है। अब हम किसके थ्रू हमने एविडेंस किया, जैसे कि यूरिन थर्मामीटर, इधर हमने किससे चेक किया, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, उसका एविडेंस क्या था, फेशियल एक्सप्रेशन या पेन रेटिंग स्केल, ठीक है, रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फीवर का हो गया। और देखो कुछ और भी है, ठीक है। इधर एक्यूट पेन मैंने वही बता दिया, रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। इधर तुम नॉलेज डेफिशिएंट भी लिख सकते हो, ये जो नॉलेज डेफिशिएंट मतलब तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, ये नहीं है, नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू, ये हमारा क्या है, कंपल्सरी वर्ड, ठीक है। अब ये नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू किससे, कि उसको लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको लेक ऑफ इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द डिसीज प्रोसेस, डिसीज के प्रोसेस के बारे में, एंड सेल्फ केयर, खुद की केयर के बारे में। अब ये हमें पता कैसे चला भाई, पेशेंट से पूछा, ठीक है। एविडेंस क्या है हमारा, मतलब किस किस एविडेंस से हमें पता चला, पेशेंट वर्बल रिपोर्ट, भाई पेशेंट से पूछा, उस पर नहीं बताया गया, उसको पता ही नहीं इस बारे में, तो उसको नॉलेज डेफिशिएंट है, ठीक है। रिलेटेड टू हमारा इधर कंपल्सरी वर्ड है, और एज एविडेंस वाई हमारा वो ये भी कंपल्सरी वर्ड है। नॉलेज डेफिशिएंट से हम इसने स्टार्ट किया, रिलेटेड टू लिखा, और किस कॉज क्या है इसका, हीरा, ये कॉज है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीज प्रोसेस एंड सेल्फ केयर। और फिर ये कंपल्सरी वर्ड आगे हमारा एज एविडेंस वाई, फिर किससे पता चला, क्या है एविडेंस, पेशेंट वर्बल रिपोर्ट, ठीक है। अब चौथा एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी ये हमारा साइन सिम्टम हो, ठीक है, वही साइन सिम्टम रिलेटेड टू हमारा कंपल्सरी वर्ड, ठीक है। किससे पता चला एंजाइटी मतलब कि क्या कॉज है, एंजाइटी किसकी वजह से हो रही है, हमारी डिसीज प्रोसेस, मतलब जो भी डिसीज हो रही है, डिसीज क्या, फीवर हो रही है, ठीक है। और या हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसकी रिलेटेड मतलब उसको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। या ट्रीटमेंट मतलब ये बहुत सारे लोग होते हैं ट्रीटमेंट से डरते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं, तो उससे रिलेटेड एंजाइटी हो रही है, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन की वजह से, ठीक है। और इधर फिर से हो जाएगा, देखो एज एविडेंस वाई, ये हमारा कंपल्सरी वर्ड है। अब हमने ये एंजाइटी किससे पता करी भाई, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखा हमने कि हमारा लास्ट स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब किसकी रिलेटेड डिस्टर्ब है, किससे रिलेटेड डिस्टर्ब है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीज, डिसीज की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से हमारा जो पेशेंट है उसके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। और एविडेंस किससे करेंगे भाई, ऑब्जर्वेशन कर लिया वही नर्स ने कि, या खुद पेशेंट ने खुद बता दिया, वर्बल रिपोर्ट ये भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पता क्या है जी, नॉलेज डेफिशिएंट हो गया, ठीक है, या एंजाइटी हो गया, या स्लीपिंग पैटर्न हो गया, ठीक है। और भी डायग्नोसिस जैसे कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया, ठीक है। ये कुछ है ऐसे जिनको हम हर किसी के अंदर कॉमन लिख सकते हैं, बट दो मेन होने चाहिए जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए डिसीज से रिलेटेड, जैसे कि अल्टर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा फीवर से ही रिलेटेड है, तो इसके ही रिलेटेड लिखना है पहला। ये नहीं कि उठाकर पहला हमने स्लीपिंग पैटर्न डाल दिया या एंजाइटी डाल दिया, ये जो एग्जामिनर है ना देखते ही क्वेश्चन को गलत कर देगा, मतलब कि कट कर देगा। हमें प्रायोरिटी वाइज देने की, ये रिलेटेड टू बॉडी टेम्परेचर वाला पहला ना, तो इसी के अकॉर्डिंग डालना है। दूसरा एक्यूट पेन, ये भी इससे रिलेटेड है, भाई हमको बुखार फीवर होता है तो बॉडी पेन तो करती है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हो गया। तो दो प्रायोरिटी वाइज, फिर इसके बाद तुम कुछ भी लिख सकते हैं, नॉलेज डेफिशिएंट हो गया, एंजाइटी हो गया, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न हो गया, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया, ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे नर्सिंग डायग्नोसिस कई टाइप के होते हैं, मेन होते हैं दो, रिस्क और एक्चुअल। एक्चुअल वो होता है जिसको हम पेशेंट आया भाई उसको देखकर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया, ठीक है, उसका ट्रिक ये है, ठीक है। एक्चुअल वो होता है पेशेंट आया उसको देखा और उसके लिए हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। दूसरा होता है रिस्क, रिस्क वो होता है कि भाई पेशेंट मतलब कि कोई पेशेंट है उसको प्रॉब्लम हो नहीं रही, बट उसको कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हम इंटरवेंशन बनाएंगे, हैं प्लानिंग करेंगे। तो देख पहले एक्चुअल है, एक्चुअल के लिए हम जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स प्लस में रिलेटेड, प्लस में कॉज,
प्लस में एज एविडेंस वाई, प्लस में असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइन एंड सिम्टम्स मतलब कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स हो गया इधर, ठीक है। और रिलेटेड टू में क्या कहेंगे कि मतलब ये हमारा वो है जो कंपल्सरी वर्ड होता है, कोज, इसमें इधर कोज लिखेंगे, फिर एज एविडेंस वही कंपल्सरी वर्ड हो गया, फिर ये असेसमेंट ऑब्जर्वेशन। अब देखो मैं एक एग्जांपल बता दूं, देखो जैसे कि एक्यूट पेन, ये क्या है हमारा एक साइन एंड सिम्टम्स है, ओके। दूसरा है रिलेटेड टू, वही वही रिलेटेड। तीसरा क्या है कोज, तीसरा क्या है कोज, इसका कोज क्या है एक्यूट पेन का इंजरी, ओके। और किससे एविडेंस किया, पेशेंट वर्बलाइजेशन, या हमने खुद ऑब्जर्व किया कि भाई उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। अगर हम रिस्क का देखें, नहीं पहले मैं इसके बताती हूँ, एक और एग्जांपल और देके बताती हूँ एक्चुअल का। जैसे एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रीनल फेलियर या टिश्यू एडेमा या वेट गेन, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो गया रिस्क वाला। दूसरा टाइप क्या है, रिस्क वाला, ठीक है। वैसे मेन 5 टाइप के होते हैं, एक्चुअल और रिस्क 2 मेन टाइप के होते हैं। और एग्जाम में तो जो मैंने पहले फॉर्मेट बताया है ना, उसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखो रिस्क फॉर एंजाइटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है रिस्क इधर देखो रिस्क, ठीक है, प्लस में कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, और प्लस में रिलेटेड टू, प्लस में कॉज, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, रिस्क प्लस कॉम्प्लिकेशन सॉरी, फिर रिलेटेड टू, फिर कॉज। अब देखो इसके लिए देखो ये रिस्क फॉर एंजाइटी, ओके, किसका रिस्क फॉर एंजाइटी, फिर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मतलब कि रिस्क फॉर, हमने रिस्क लगा दिया, रिस्क, कॉम्प्लिकेशन क्या है एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, कॉम्प्लिकेशन क्या है एंजाइटी, रिलेटेड टू, फिर कोज लिखेंगे, कोज क्या है हमारा ट्रॉमा, ओके, हॉस्पिटलाइजेशन, ओके। और आगे तुम एज एविडेंस वाई लिखना है, लिख लो, ओके। वैसे फर्स्ट ईयर में इतने एज एविडेंस वाई की जरूरत नहीं होती, हाँ वैसे सीख जाओ, अच्छी बात है। एज एविडेंस वाई लिखना मतलब जरूरी है लिखना, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। एक्टिविटी इंटरवलेंस हो गया, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो गया, एंजाइटी हो गया, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स हो गया, डेफिशिएंट नॉलेज हो गया, ये कुछ ऐसे नर्सिंग डायग्नोस है जो पहले डिसीज कंडीशन के, मतलब डिसीज कंडीशन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम उसकी डिसीज कंडीशन दो तो उसकी प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने फीवर का लिखा था कि अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, और दूसरा क्या लिखा था एक्यूट पेन, ठीक है। उस तरीके से लिखने के बाद हम 3 इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 हम मैक्सिमम 5 नर्सिंग डायग्नोस लिखते हैं, और ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं बस। और जैसे कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, मतलब कोई भी डिसीज कंडीशन उससे, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू मतलब लेस इंटेक ऑफ फूड, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू आस्किंग क्वेश्चन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस करोगे बार बार हर डिसीज कंडीशन की तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को सपोर्ट देना। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग है तो माफ करना। थैंक यू।